इस वीडियो में हम आज बोहर्स रेडियस पढ़ेंगे। ये आप सब जानते हो कि किसी भी एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज। और अगर हम माने कि एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ रोटेशन कर रहा है, यहाँ पे ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रोटेशन कर रहा है, तो हमें इस ऑर्बिट के लिए रेडियस का कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर है Z और इस पर चार्ज जो है वो E है। ठीक है, ये जो एटम है इसका एटॉमिक नंबर Z है, मतलब 1 मान सकते हो आप, हाइड्रोजन का मान सकते हो। इसका एटॉमिक नंबर है Z और इसका चार्ज है E। और रेडियस आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि रेडियस क्या होता है, न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको कहा जाता है रेडियस। तो ये रेडियस है इसका और हम इसको बता देंगे स्मॉल r से, रेडियस को r से रिप्रेजेंट करेंगे। और अब क्या होता है कि जब भी कोई सर्कुलर पाथ में रोटेशन होता है तो वहां पर एक फोर्स लगता है, कुलाम के रूल के अकॉर्डिंग वहां पर एक फोर्स लगता है जिसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे काम करता है। ये फोर्स सेंटर से बाहर की तरफ लगेगा, तो ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो हम इस फोर्स को कहेंगे mv स्क्वायर अपॉन r, रेडियस को भी लिया जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r। ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो और क्योंकि ये रोटेशन कर रहा है तो इसका एक वेलोसिटी होगी v वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता रहेगा। तो हमें इसका कैलकुलेशन करना है कि किसी भी एटम के सिंगल ऑर्बिट की रेडियस कितनी होती है, मतलब ये जो वैल्यू यहाँ पे है r की वैल्यू, ये कितनी आएगी हमको कैलकुलेट करना है। और ये कैलकुलेशन किया था नील्स बोर ने। तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि 2 टाइप के फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं। एक क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और किसके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है किस किस के बीच में, ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक ये फोर्स लग रहा है। और दूसरा फोर्स क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, जो कि बाहर की तरफ लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस भी अपने तरफ खींच रहा है और एक फोर्स उसको बाहर की तरफ भी कर रहा है। तो 2 फोर्स लग रहे हैं इन दोनों के बीच में। तो क्या होगा, एक फोर्स लगेगा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, और ये फोर्स होगा ZE जो चार्ज हमने बोला था इंटू E अपॉन R स्क्वायर। ये वैल्यू आपको याद रखनी कि ये फोर्स होता है, उसमें ZE चार्ज जो है इंटू E इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन R स्क्वायर। ये एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। और दूसरा फोर्स क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। दूसरा फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि होगा mv स्क्वायर अपॉन R। ये 2 फोर्स लगेंगे। अब जैसा कि एक फोर्स कहाँ लग रहा है, अंदर से इस इलेक्ट्रॉन की तरफ, मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, और एक फोर्स क्या हो रहा है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बाहर की तरफ खींच रहा है। मतलब 2 फोर्स लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। जब भी 2 फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, बैलेंस। जैसे कि रूफ जो होती है वो अगर हम दोनों तरफ से पकड़ के खींचे इक्वल फोर्स से तो वो बीच में ही रह जाएगी। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो 2 फोर्स लग रहे हैं इक्वल डायरेक्शन में ना लग के क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो अपोजिट फोर्सेस क्या करेंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2। दोनों फोर्स है तो हम क्या करेंगे, अपोजिट फोर्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल। वो इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्ट पोजीशन पे रखेगा क्योंकि वो अपोजिट एंड इक्वल फोर्स लगाएगा। तो इस इक्वेशन को हम क्या रखेंगे, दोनों फोर्सेस को इक्वल कर लेंगे। इसको ZE स्क्वायर लिख दिया अपन R, ये इक्वल क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अगर हमें सिंगल ऑर्बिट के निकालना है रेडियस तो हम उसको क्या मानेंगे, हाइड्रोजन एटम। तो फॉर हाइड्रोजन Z इक्वल 1 होता है क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो यहाँ जो ये इक्वेशन है इसमें Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा, E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इक्वल mv स्क्वायर अपॉन R, mv स्क्वायर अपॉन R। आप क्या करोगे, आप दोनों साइड पे अगर क्या कर दो, R जो है उससे मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड पे R से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय R, दोनों साइड पे हम R से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये R स्क्वायर से R, यहाँ R बच जाएगा और R से R कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास बचेगा E स्क्वायर अपॉन R इक्वल
mv², ये बच जाएगा हमारे पास e²/r इक्वल mv²। आगे हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल। बोहर मॉडल जो हमने पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में, आप उसको अच्छे से देख लीजिए। बोहर मॉडल में क्या पढ़ा था हमने कि वहां पे होता है mvr एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इक्वल nh/2π होती है। mvr की वैल्यू होती है nh/2π। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करेंगे, v को यही रखेंगे और m और r को ट्रांसफर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, v इक्वल nh/ क्या आ जाएगा 2πm इंटू r। ये इक्वेशन बन जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, जो इसके पहले का हमने इक्वेशन कैलकुलेट किया था वहां पे v की वैल्यू रख देंगे। ये जो इक्वेशन है हमारा e²/r इक्वल mv², इस इक्वेशन में हमको v की वैल्यू रखना है। जो भी हमने v की वैल्यू निकाली है nh/2πmr, वो यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे। बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ v की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्या बनेगा, e²/r, ये इक्वेशन था, इक्वल m, और v की वैल्यू रखना है हमको। v की वैल्यू क्या रखना है, nh/2πmr, nh/2πmr होल स्क्वायर। अब सब पे स्क्वायर प्लेस कर दीजिए, सब पे स्क्वायर लगा दो और क्या करो, e² को भी सब पे पहले तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देते हैं। e²/r इक्वल m यही, और क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा क्या, इनटू में है तो ये हो जाएगा n² h² अपॉन 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4π² m² और r²। ठीक है, तो ये इक्वेशन मतलब हमने क्या किया, सब पे स्क्वायर को लगा दिया है। अब क्या होगा, ये m से m कैंसिल हो जाएगा और क्या करेंगे हम, अब इस कंडीशन में हम एक और चीज कर सकते हैं कि r² और r है ना, तो इसको अभी हम रहने देते हैं। हम क्या करेंगे, e² को उस प्लेस पे पहुंचा देते हैं। तो ये हो जाएगा r इक्वल m कैंसिल हो चुका है, तो ये n² अपॉन h² अपॉन 4π² m e² और r²। तो r से r को हमने कैंसिल किया, इस r को इधर प्लेस करेंगे। इक्वेशन है, इसमें हम क्या करेंगे, m से m को कैंसिल कर देते हैं, r² से r कैंसिल हो जाएगा ना। अब बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा e² इक्वल n² अपॉन h² अपॉन 4π² इंटू m इंटू r। r को e की प्लेस पे और e को r की प्लेस पे ले आए, तो क्या हो जाएगा यहाँ, r इक्वल n² अपॉन h² n² इंटू h² अपॉन 4π² m e²। तो ये जो वैल्यू r की आई है, यही वैल्यू क्या की है, रेडियस के लिए वैल्यू है। ये इक्वेशन से हम वैल्यू पुट कर दें, n की वैल्यू रख दें, n न्यूमेरिकल होता है 0 से 1 2 3 4, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 4π की वैल्यू आप जानते हैं, m की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और e² चार्ज होता है। तो इन सब की वैल्यू प्लेस करके वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज। अब ये सारी वैल्यूज जो हमने बोली है वो सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में रखना है। फॉर्मूला क्या है हमारा, r इक्वल n² h² अपॉन 4π² m e²। ये फॉर्मूला है, इसमें सारी वैल्यूज रख देने पर since the values of h, m and e had been determined experimentally, substituting these values in this equation, ये सारी वैल्यूज निकाली जा चुकी थी एक्सपेरिमेंट से, तो ये सारी वैल्यूज उसमें रख दी गई। तो क्या हो गया, r इक्वल n² इंटू 0.529 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये जो एक वैल्यू आती है, यही वैल्यू एक ऑर्बिटल के लिए रेडियस की वैल्यू होती है और n एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और यहाँ पे n इक्वल 1 माना जाएगा। तो n इक्वल 1 मानने पर क्या आ जाएगा, r इक्वल 0.529 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर।
या इस वैल्यू को अल्फा नॉट भी कहा जाता है। अल्फा नॉट ही कहलाता है बोहर्स रेडियस। ये जो अल्फा नॉट की वैल्यू आई है यही वैल्यू कहलाती है बोहर्स रेडियस, और बोहर ने ये रेडियस निकाली थी हाइड्रोजन एटम के लिए। तो ये आपको फॉर्मूला जो है वो भी याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला। और यहाँ पे जो रेडियस की ये वैल्यू है 0.529 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ये एक रेडियस की वैल्यू होती है किसी भी हाइड्रोजन एटम के लिए। कंप्लीट हमने कैसे सॉल्व किया उसको एक बार देख लो। हमने क्या कहा, दो फोर्स होते हैं, ये जो दो फोर्स है उन दोनों फोर्सेस को ले लिया और दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ इन दोनों फोर्सेस को इक्वल किया, हाइड्रोजन इक्वल 1 लिया यहाँ पे, और 1 लेने के बाद Z की वैल्यू हमने हटा दी और दोनों इक्वेशन में R से मल्टीप्लाई करके एक हमारे पास इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन में बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग mvr इक्वल NH/2π रखा, V की वैल्यू रख दी उस इक्वेशन में। रखने के बाद जो स्क्वायर है वो इक्वेशन के ऊपर लगा दिया, इक्वेशन पे स्क्वायर लगाया और सारी वैल्यूज पर स्क्वायर लगा दिया। लगाने के बाद हमने E²/R ये जो है यहाँ पे सारी जो वैल्यूज थी उनको कैंसिल किया और एक इक्वेशन हमारे पास आ गया, R इक्वल n²h²/4π स्क्वायर me²। एंड लास्ट में सारी नॉन वैल्यूज को रखकर हमने लास्ट हमारी वैल्यू निकाली जो कि है 0.529 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर।